हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज कुमार विश्वकर्मा और आज हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट स्कीम्स। ओके, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट स्कीम्स, ये क्या है ना। देखिए, अब तक हम लोग जितना भी देखते आए हैं, है ना, उसमें हम लोग सिर्फ ये देखे हैं कि यहां पर एक ट्रांसमीटर है और यहां पर एक रिसीवर है, सपोज, है ना। ओके, सो सिर्फ जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर के तरफ ही हो रहा है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ, है ना। तो ये है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है, जैसे कि रेडियो पर जो भी हम सुनते हैं विविध भारती से या एफएम से या किसी भी आकाशवाणी से, तो वन डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट होता है। जो एक बार ट्रांसमिट हो गया, आप यहां डिकोडर सही डिकोड करे गलत डिकोड करे फर्क नहीं पड़ता, एक बार वो ट्रांसमिट कर दिया सो कर दिया। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन डाटा के केस में ऐसा नहीं कर सकते। जब हम खासकर टेक्स्ट भेज रहे हैं या नंबर भेज रहे हैं, उस समय एक जीरो वन अगर इधर इधर हो जाए तो उससे हमारा कुछ का कुछ हो सकता है ना। तो इसलिए हमको एक एक चीज, एक एक एरर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो एक भी एरर यहां गलत डिकोड हो गया तो वो हमारे लिए परेशानी का विषय बन सकता है। जैसे ईमेल कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, एक भी वर्ड उसमें मिसमैच हो गया तो आप जो अर्थ है उसका अनर्थ हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें रिटर्न पाथ भी हो, जिसमें रिटर्न पाथ भी होना चाहिए। अब रिटर्न पाथ का मतलब क्या है कि रिसीवर भी जब चाहे तो कुछ रिक्वेस्ट कर सकता है ट्रांसमीटर से। लेट अस सपोज यहां से आपने C1 भेजा, है ना, ये C1 रिसीव कर लिया, ओके गुड। C2 भेजा आपने, C2 भी रिसीव कर लिया, गुड। C3 आपने यहां से ट्रांसमिट किया, यहां C3 डिकोड नहीं कर पाया, एरर आ गया, डिटेक्ट कर लिया कि एरर है। फिर चाहे तो गलत डिकोड करके दे दीजिए, क्योंकि डिकोडर को तो पता ही नहीं है कि क्या आउटपुट आने वाला है। तो क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा रीट्रांसमिशन के लिए, है ना। यहां से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, है ना, बल्कि निगेटिव एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं कि आप रीट्रांसमिट करके हमको दीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो वर्ड ये बोलेगा कि आप हमारा जो C3 वर्ड जो नहीं डिकोड कर पाए हम उसको भेजिए, फिर से ट्रांसमिट कीजिए। तो हम लोग फिर से C3 को ट्रांसमिट करेंगे और ये तो डिस्कार्ड कर दिया इसने, फिर से C3 रिसीव हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब जब एरर होगा तो ये एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और फिर से उसको हम लोग रीट्रांसमिट करेंगे, है ना। तो ये जो रीट्रांसमिशन का जो स्कीम है, ARQ स्कीम बोलते हैं इसको, है ना। A फॉर ऑटोमेटिक और RQ रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट स्कीम को हम लोग ARQ स्कीम बोलते हैं, है ना। आज के बाद ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा। ओके, आप समझ गए होंगे कि इसका क्या आवश्यकता है ना, डेटा ट्रांसमिशन में। ओके, सो अब ये भी है कि जो धीरे धीरे हमारा सिस्टम एडवांस हो रहा है। पहले जो हम लोग यूज करते थे ट्रांसमिशन के लिए, वो इतना ज्यादा डेटा का स्पीड का रिक्वायरमेंट नहीं था। टेक्स्ट भेजना होता था, मैसेज भेजना होता था, ईमेल भेजना होता था, उसके लिए इस कम स्पीड में भी काम चल जाता था। उसके बाद ऑडियो आया, थोड़ा सा स्पीड का और डिमांड बढ़ गया, क्योंकि थोड़ा साइज जो ऑडियो फाइल का होता है वो टेक्स्ट वाले से बड़ा होता है। अब आज के जमाने में उसके बाद आया पिक्चर भेजने का, पिक्चर का साइज थोड़ा और बड़ा होता है। और अगर वीडियो भेजना हो, दैट इज द मिक्सचर ऑफ योर पिक्चर एंड ऑडियो,
तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो अब हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह वीडियो ट्रांसमिशन करना होता है, और आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। आप इधर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और भी मीडियम्स हैं, है ना। आजकल ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, तो सब जगह अब ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया है कि डेटा को बहुत हाई स्पीड से ट्रांसमिट करना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें चेंज हुई हैं कि स्पीड हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो रिटर्न पाथ का जो कॉन्सेप्ट था रीट्रांसमिशन वाला, वो 3 तरह का था। पहला है स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट, ये वाला। अब स्टॉप एंड वेट का मतलब क्या है, आप समझिए। स्टॉप एंड वेट का मतलब है कि यहां से ये लेटर सपोज ये वाला जो मैं बना रहा हूं, ये ट्रांसमीटर का है, ये ट्रांसमिट कर रहा है ना। ये एक वर्ड W1 ट्रांसमिट किया, है ना। अब ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है ना। और बीच में चैनल है, यहां रिसीवर है, हमने मान लिया इसको, ये इट इज योर रिसीवर, है ना। ओके, सो ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। आप TR लिख सकते हैं, TX लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये समझना है कि बीच में चैनल है ना। तो काफी दूर ट्रांसमिशन होना है, तो कुछ समय भी लगेगा, ठीक है। तो क्या होता था, जो स्टॉप एंड वेट में था कि ये ट्रांसमीटर एक कोड वर्ड लेटर सपोज W1 को ट्रांसमिट कर देता था। इधर लेटर सपोज टाइम है, इधर क्या है, टाइम एक्सिस है ये। तो इतने देर बाद यहां पहुंचता था, इतने देर बाद यहां पर डेटा पहुंचा, है ना। ये W1 पहुंचा। अब इसमें क्या होता था कि जब यहां पहुंचेगा तो रिसीवर एक मैसेज भेजेगा, जिसको बोलते थे एक्नॉलेजमेंट, कि हां हमने सही वर्ड हमें मिल गया, है ना। तो यहां जैसे ही उसको रिसीवर को एक एक्नॉलेजमेंट मिलता था, है ना। थोड़ा सा इसको ऐसा बनाए, है ना, कि इक्वल लगे, ठीक है। तो ये यहां से इसने W1 सेंड किया और यहां ये W1 रिसीव हुआ। अब सही डिकोड हो गया, तो ये एक नॉलेजमेंट भेज दिया इसने कि हाँ हमने सही रिसीव कर लिया। तो फिर से ये क्या ट्रांसमिट करेगा, W2 ट्रांसमिट कर दिया। W2 भी लेटर सपोज यहां सही रिसीव हो गया। तो फिर से यहां से इसने एक एक्नॉलेजमेंट भेज दिया कि रिसीव हो गया, है ना। यहां लेटर सपोज ये W3 है आपका, इस तरह से फिर से एक्नॉलेजमेंट इसने भेज दिया। अब जैसे ही W3 भेजा यहां से, है ना, अब इस बार डिकोडर फेल हो गया, है ना। यहां पर W3 के जगह पर एरर डिटेक्ट हो गया, है ना, एरर डिटेक्टेड। तो एरर डिटेक्टेड, जैसे एरर डिटेक्ट किया तो अब ये तो इसको डिकोड करेगा तो गलत डिकोड हो जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या करेगा ये, है ना, डिकोड नहीं कर पाया तो अब यहां से निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, जिसको बोलते हैं NACK, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। बोल दिया कि गलत रिसीव हो गया है। तो जैसे ही यहां पर आप ये रिसीवर को पता चला, ट्रांसमीटर को, कि W3 हमने जो भेजा था वो गलत रिसीव हो गया, तो अब क्या करेगा, फिर से W3 को ट्रांसमिट करेगा, रीट्रांसमिट करेगा, क्योंकि ये तो डिस्कार्ड हो गया। एरर जैसे डिटेक्ट हुआ तो इसको इसने डिस्कार्ड कर दिया और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, और इस बार W3 फिर से वहां रिसीव होगा, है ना। लेकिन ये इस कोड को बोला जाता है स्टॉप एंड वेट कोड को, जो ट्रांसमिशन का स्कीम है उसको बोलते हैं। अब यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक ट्रांसमीटर कुछ ट्रांसमिट कर रहा है, कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। ये आइडल टाइम है, खाली बैठा हुआ है, ट्रांसमीटर खाली बैठा हुआ है यहां से लेके यहां तक, है ना।
फिर यहां से यहां तक फिर से आइडल है, फिर से खाली बैठा हुआ है, यहां से यहां तक फिर खाली बैठा हुआ है ना। ये आइडल टाइम है ना। फिर ये भी आइडल टाइम है। आईटी नहीं लिखते फुल फॉर्म, मैंने आईडी इसको आप आइडल टाइम भी पढ़िएगा, है ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, सो इट इज योर आइडल टाइम। इतना देर तक कुछ नहीं भेज रहा है ना। तो क्या ये इनएफिशिएंट कोड है या नहीं है? ट्रांसमिट। ओके, सो ये दूसरा मेथड है गो बैक एन। गो बैक एन का मतलब क्या है कि आप एन पीछे जाइए, है ना। गो बैक एन का मतलब है कि आप, क्योंकि यहां से जब ट्रांसमिट करते हैं तो यहां ट्रांसमिशन में कुछ समय लगता है। तो लेट अस सपोज यहां से यहां जाने में, रिसीवर से ट्रांसमीटर में जाने में 2 बीट जितना ट्रांसमिशन में समय लगता है, वहां 2 बीट यहां से वहां ट्रांसमिशन में समय लगता है ना। ओके, और फिर वापस आने में भी 2 बीट ट्रांसमिशन जितना समय लगता है। इसका मतलब है कि एक बीट को हम यहां से ट्रांसमिट करेंगे, फिर वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगा, इतने में 4 बीट जितना ट्रांसमिट करने में समय लगता है उतना समय लगेगा। ओके, सो लेट अस सपोज W1 यहां से ट्रांसमिट किया। ओके, सो यहां W2 ट्रांसमिट किया, है ना। तो यहां से यहां जाने में कितना समय लगता है? 2 बीट ड्यूरेशन, है ना। तब यहां 2 बीट जब यहां ट्रांसमिट कर लेंगे तो यहां W1 रिसीव होगा। ओके, फिर यहां W2 रिसीव होगा। ठीक है, इसी तरह से यहां चलता रहेगा आगे, है ना। सामने सामने बना दे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना, इस तरह से, है ना। लेट अस सपोज ये W3, W4, W5, W6 इस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है। यह W2, W3 रिसीव हुआ, W4 रिसीव हुआ, W5 रिसीव हुआ। अब जैसे W5 रिसीव हुआ, है ना, यहां एरर डिटेक्ट हो गया कि यहां एरर है। क्या डिटेक्ट हो गया? कि W5 में एरर है। तो क्या होगा? जब तक ये एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तब तक यहां W7 भी आ जाएगा और W8 भी आ जाएगा, है ना। ओके, सो क्योंकि W5 को यहां से यहां पहुंचने में 2 बीट ड्यूरेशन लगा। अब यहां एरर डिटेक्ट हुआ तो यहां से एक नैक भेजेगा ये, है ना, NAC के जिसको बोलते हैं निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। निगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा? ये बताएगा कि एरर हुआ है। तो ये क्या करेगा? ये रिसीवर 4 पीछे जाएगा, है ना, W8, W7, W5, W6, W5। इसको पता चला कि किसमें, अगर इस जैसे ही इसको पता चलता है कि एरर आया है तो जो अभी ट्रांसमिट कर रहा है उससे 4 पीछे जाके W5 को फिर से रिट्रांसमिट करेगा, है ना। और फिर W5 से कंटिन्यूअस करता रहेगा, W6, W7, है ना, W8, W9 ऐसे। अब यहां पर क्या होगा कि चूंकि ये W6 तो ट्रांसमिट होगा तो W6 यहां पर रिसीव होगा, W7 भी रिसीव होगा, W8 भी रिसीव होगा। तो अब क्या करेगा ये डिकोडर, यहां पर जब एरर डिटेक्ट होगा उसके बाद इसको इंक्लूडिंग एरर वाला बीट 4 बीट को, जो कि n=4 है, डिस्कार्ड कर देगा, है ना, डिस्कार्डेड। 4 को डिस्कार्ड कर देगा कि अब हम इसको लेंगे ही नहीं। तो ये खत्म हो गया। फिर से यहां पर क्या आना शुरू होगा? W5 से फिर शुरू हो गया, W5, W6, W7, है ना, इस तरह से। यहां W9, W8, 2 बीट पीछे चलेगा, है ना। तो इस तरह से आपका यहां W10, W11, W12 डॉट डॉट डॉट, यहां W9, W10। ठीक है। अब यहां हमें क्या हुआ? इसमें लगातार रिसीवर लगातार ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर लगातार ट्रांसमिट कर रहा है और ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है सिर्फ। और जब ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो फिर ये गो बैक एन 4 पीछे जाके फिर से
ट्रांसमिट, वहीं से लगातार ट्रांसमिट करना शुरू करता है ये रिसीवर। ओके, तो इसका मतलब है कि रिसीवर के पास 4 बीट स्टोर करने का भी कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो 4 बीट स्टोर भी करता रहेगा, जिसको ट्रांसमिट करेगा उसको तुरंत डिस्कार्ड नहीं करेगा, उसको रखा रहेगा कहीं ना कहीं। जैसे W5 को जिसमें ट्रांसमिट किया उसमें W5, W6, W7, W8 तक रखा रहेगा। ओके, सो ये हो गया। इसमें भी क्या समस्या है कि अगर थोड़े थोड़े देर पे एरर होता रहे तो 4 बिट डिस्कार्ड होता रहेगा, फिर से स्पीड कम हो गया। यहां तक हमने W8 तक ट्रांसमिट कर दिया था, लेकिन फिर से हमको W5 से ट्रांसमिट करना पड़ा, W5, W6, W7, W8, ये चारों बिट फिर से ट्रांसमिट करना पड़ा, चारों कोड। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना, उसके लिए है, हमने बताया था आपको 3। पहला है स्टॉप एंड वेट, इसमें आइडल टाइम की वजह से बहुत स्लो होता है ट्रांसमिशन, इसमें थोड़ा फास्ट होता है इसके कंपैरिजन में, गो बैक एन में। ओके, और जो तीसरा है वो है सेलेक्टिव रिपीट, सेलेक्टिव रिपीट ARQ स्कीम। ओके, सो दिस इज योर सेलेक्टिव रिपीट। अब सेलेक्टिव रिपीट में क्या है इसको समझिए। इसमें जो रिसीवर होगा, रिसीवर के पास भी स्टोरेज एलिमेंट होगा, रिसीवर के पास भी मेमोरी होगा, है ना। तो यहां हुआ ट्रांसमीटर, यहां हुआ रिसीवर, इसको समझिएगा, ये सबसे फास्ट है। ये हो गया आपका। ओके, अब यहां पर क्या हुआ, ये आपका रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है। तो ये W1 ट्रांसमिट किया, W2 किया, W3 किया, W4 किया, W5 किया, W6 किया, W7 किया, इस तरह से आगे चलेंगे। इसी के सामने सामने बना देते हैं सब, तो आसान रहेगा समझने के लिए। तो यहां पर इधर अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि 2 बिट डिले चलेगा, है ना। तो यहां W1 यहां आएगा, W2 आएगा, W3 आएगा, W4 आएगा, W5। जैसे W5 आया, लेट अस सपोज कि एरर डिटेक्ट हो गया। क्या हुआ, एरर डिटेक्ट हो गया, यहां पर एरर डिटेक्टेड। जैसे एरर डिटेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, यहां फिर से एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जिसको NACK से डिनोट करते हैं। ACK इज एक्नॉलेजमेंट एंड NACK इज नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। रिसीवर ने भेज दिया नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, तो ये रीट्रांसमिट करेगा W5 को, W5 को रीट्रांसमिट करेगा। फिर यहां देखिए, ओके, सो W5, W6, W7, W8, देखिए ये सब आ रहा है ना, तो यहां आएगा, है ना। और इसको जिसमें एरर आएगा उसको डिस्कार्ड कर देगा। उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि उसमें एरर है तो उसको रिसीव करके कोई डिकोड करके मतलब नहीं है। तो ये W5 इज डिस्कार्डेड। लेकिन क्योंकि W5, W6, W7 में एरर नहीं आया है ना, तो इसको क्या करेगा, इसको स्टोर कर लेगा। क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। अब ये स्टोर हो गया W6, W7, W8। ओके, और फिर W5 यहां आएगा, है ना, रिसीव हुआ, ये ऑलरेडी हमारे पास स्टोर्ड है ना। W6, W7, W5, W4 तक तो हमने भेज दिया, एरर आ गया तो थोड़ा सा स्टोर करके रख लेंगे। और फिर जैसे W5 आएगा तो पहले W5 भेजेंगे, उसके बाद W6, W7, W8 भी क्योंकि हमारे पास स्टोर है उसको भी तुरंत भेज देंगे, है ना। और यहां पर अब चूंकि W5 ही गड़बड़ हुआ था तो सिर्फ W5 ही भेजा जाएगा। और चूंकि यहां तक तो ये स्टोर करने का है ही इसके पास व्यवस्था रिसीवर के पास, तो अब ये W8 तक जो भेजा हुआ था W9 सेंड करेगा, W10, W11, W, ये सब कोडवर्ड हैं, है ना, दीज आर कोडवर्ड्स।
ओके, सो W5 के बाद क्या आएगा, W9, 10, 11 एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें इसको कहते हैं सेलेक्टिव रिपीट। जैसे जो गड़बड़ हुआ, जैसे इसमें W5 में एरर आया था तो W5 ही रिपीट हुआ, नहीं, ट्रांसमीटर को सिर्फ W5 को ही रिट्रांसमिट करना पड़ा। तो इट इज फास्टेस्ट अमॉन्ग ऑल दीज थ्री, है ना। पहला था स्टॉप एंड वेट, दूसरा क्या था गो बैक इन, और ये लास्ट वन क्या है, सेलेक्टिव रिपीट, है ना। लेकिन पहला वाला जो रिसीवर था वो एकदम सिंपलेस्ट था, उसको कुछ करना नहीं था ज्यादा। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इसमें स्टोरेज एलिमेंट भी लगाना पड़ेगा। तो इसके साथ जो रिसीवर बनेगा तो रिसीवर का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ गया, मेमोरी भी आ जाएगा और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, स्टोर करना, फिर उसको सिंक्रोनाइज करके भेजना, क्योंकि W5 रिसीव होगा उसके बाद ये आपका स्टोर रहेगा, इसको फिर पहले इसको भेजेंगे, फिर इस सबको भेजेंगे, है ना। तो ये सारा का सारा सिंक्रोनाइजेशन का आ जाता है काम। तो ये फास्ट तो होगा लेकिन ये कॉम्प्लेक्स भी होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।